Dear aspirants, welcome in my YouTube channel Smitra the Way of Success। मैं गौतम सर आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए फिर से अपना क्लास जो है शुरू किया हूँ। जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे हमें कि इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ सामाजिक दायित्व निभाने के कारण मैं कुछ दिनों से लाइव नहीं आ पा रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रहा था, तो ये हमारे जहन में कभी न कभी ये ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा करके कहीं न कहीं अपने आप में कुछ कमी फील कर रहा था। इसलिए मैं सोचा कि सामाजिक दृष्टिकोण से तो मैं सभी के लिए कर ही रहा हूँ, अब आप लोगों के लिए भी यथासंभव अपने ज्ञान को आपसे शेयर करूँ। तो चलिए आज एक ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले से आप सभी हमें जानते ही हैं। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी, अब पॉलिटी से ही मैं शुरू क्यों किया हूँ ये आप सभी जानते ही होंगे, हमें जो करीबी हैं। चलिए मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 1 आज से जो मैं शुरू करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज से मैं अपना लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय गवाए बिना। तो आज मैं संवैधानिक विकास यानी सबसे प्रथम संविधान की जो स्थिति थी, संवैधानिक विकास यानी शुरू से मैं ये लेक्चर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटी का। इससे आपको चाहे वो बीपीएससी हो के स्टूडेंट हो या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हो या फिर यूपीएससी का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप हमारे लेक्चर्स को यथासंभव कंसंट्रेशन बना करके आप हमें देखें और फॉलो करें। चलिए मैं बताता हूं संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि के बारे में कि संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि कहां से शुरू होती है। संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, किसी भी देश का संविधान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का संविधान एक दिन का नहीं, बल्कि ये हजारों वर्षों तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों वर्षों का परिणाम के बाद ये किसी भी देश का संविधान, या फिर कई एक वर्ष लग जाता है एक संविधान देश को बनाने में, देश के संविधान बनाने में। यह एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है, जैसा कि लिखा है, अपितु यह एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना जाता है। तो चलिए संविधान में विकास परंपरा सॉरी भारत में संविधान परंपरा का विकास भारत में संविधान परंपरा का विकास अंग्रेजों के आगमन के समय से ही प्रारंभ हो गया था। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करने आए, वो अनेक प्रकार के रूल रेगुलेशन जो है बनाने शुरू कर दिए थे लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में। उसी समय से संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो जाती है। जिसे कहता है आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव एवं विकास भी इसी काल में हुआ। यानी जब अंग्रेज आए थे उसी समय भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से? 1600 ईस्वी से, क्योंकि इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यानी स्थापना हुई थी। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का स्वदेशीय स्वरूप सामने आया। जब हमारा देश पर ब्रिटिश रूलर था, ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिशर्स लोग अपने हिसाब से कानून बनाते थे, और उन्हीं के बनाए हुए कुछ कानून अभी भी फॉलो हो रहे हैं और कुछ में अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, यानी संशोधन किए जा चुके हैं। तो स्वतंत्रता जब हो गई, भारत जब आज़ाद हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का स्वदेशीय स्वरूप सामने आया, यानी इसका खुद का संविधान बना, और उस संविधान में जो राष्ट्र के हित में संभव हो सकता था वो चीज़ संविधान यानी भारतीय संविधान में गढ़ा गया। विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यानी कि हमारा संविधान जो है वो विभिन्न देशों के
उन प्रावधानों को लेकर के बनाया गया है जो भारत के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल थे। यानी कि अदर कंट्रीज से संविधान का वो पार्ट उठाया गया जो हमारे देश यानी भारत के लिए सभी क्षेत्रों से, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी दृश्यों से अनुकूल रहेंगे, अनुकूल थे। वही सब चीजों को अपने देश के संविधान में शामिल किया गया। कहता है प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों द्वारा यह स्वतंत्रता के बाद भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा एवं स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा संविधान का चरणबद्ध तरीके से विकास किया गया। यानी कि शुरू में जो ब्रिटिश शासक थे वो कुछ संविधान बनाने का परिदृश्य वगैरह बनाना शुरू किए। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो चुका था तो फिर यहाँ के लोगों ने अपने स्तर से संविधान में संशोधन और संविधान का निर्माण करने का कार्य शुरू किया। अब ये विधान जो विकास जो है वो कई चरणों में हुए हैं। हमारे संविधान का विकास कई एक चरणों में हुए हैं। चलिए मैं उन चरणों को एक एक करके फिलहाल इस लेक्चर में एक दो चरण की बात मैं करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी लागू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब तत्पर था, यहाँ पर मैं केवल पॉलिटिक्स की बात करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को ही क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए, यानी जो कंपनी के लोग यहाँ पर गलत तरीका से अपना अपना काम कर रहे थे उसके रिपोर्ट देने के लिए 1772 में, उसके रिपोर्ट देने के लिए 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर, यानी एक गुप्त समिति का गठन किया गया था उन कर्मचारियों को भेद जानने के लिए। फिर उसी के प्रतिवेदन पर उस समिति के द्वारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था तो आपको ध्यान देना है 1773 ईस्वी। क्या याद रखना है? 1773 ईस्वी में याद रखिएगा कि एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। चलिए अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, मतलब एक्ट तो बन गए, अब इस एक्ट के द्वारा क्या क्या मूल चीज हुआ उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो चलिए इस एक्ट के प्रावधान, इसके बहुत सारे प्रावधान थे, उनमें से कुछ प्रावधान जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ। इस एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अब आता है यह बात कि इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश कितने थे? एक, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये जो कोर्ट स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और वैसे पहले जो प्रथम न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे। नीचे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। टोटल चीज आप हमारे इस कंटेंट को नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, आप इसके अलग अलग कॉपी तैयार कर लें और मेन पॉइंट है अपने। जब भी आप हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए बैठें तो आपके पास पेपर और पेन यानी नोटबुक और पेन होना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सके, उससे आपका डबल फायदा होगा। तो ये इसके कुछ प्रावधान थे। फिर इसका एक अगला प्रावधान और भी था कि बंगाल के गवर्नर को, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक महत्वपूर्ण काम और याद रखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर था पहले से, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो पहले बंगाल के गवर्नर थे
वो अब इस एक्ट के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल जाने लगे। यानी कि अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब चलिए इसके एक और अगले प्रावधान थे। कई एक चरण में मैंने बताया, तो एक चरण मैंने बताया आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक और चरण देख लीजिए 1784, उसके बाद जो आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित होकर के चालू जब हो गया, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। चलिए मैं बताता हूँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। हर बार अगर कोई संशोधन किया जाता है या कोई लागू होते हैं कानून, तो कभी ना कभी थोड़े थोड़े उसमें अशुद्धियां रह जाती है। उन कमियों को दूर करने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित हो गया। और उसके बाद 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको पारित किया गया, उसके बाद 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। चलिए इसके कुछ प्रावधान, जिनके कुछ निम्न प्रावधान हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर बताता हूँ। चलिए, ये जो सबसे पहली बात आती है, वो 6 कमिश्नरों को एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते होंगे। तो आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। यानी 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आपको नियंत्रण बोर्ड भी पूछ सकता है, आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है, यदि आपको नियंत्रण बोर्ड भी पूछेगा तो भी पिट्स इंडिया एक्ट कब का? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब भारत में कंपनी द्वारा जो अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। यानी आप नीचे से सेकंड लाइन में देख पा रहे होंगे जो लिखा है यहाँ पर, ये जगह थोड़ा सा ये हो जा रहा है, इसके कारण मैं ये वाली लाइन इस पर और इस पर लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। चलिए मैं इस लाइन को आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि जब ब्रिटिश हमारे राज्य पर, हमारे देश पर कब्जा जब किए थे, तो जो जो हमारे देश का वैसा पार्ट जो ब्रिटिश के अधीन था, अब उसको क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। यानी कि ब्रिटिश के अधीन भारत का वह जगह जो ब्रिटिश के अधीन चला गया, उसका नाम क्या दे दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ये पहली बार किस एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तथा भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। यानी कि भारत में कंपनी के कार्य, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे, उसका सारा कार्यभार और प्रशासन पर भी पूर्ण नियंत्रण किसको दे दिया गया? ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। अब इसके बाद से पूर्णतः हुकूमत ब्रिटिशर्स लोगों को हमारे ऊपर, यानी हमारे देशवासियों के ऊपर हो गया था। तो इस प्रकार से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी आपने देखा। आप तो कुछ क्वेश्चंस जो भी क्रिएट होते हैं, इसमें से आपको ध्यान देना है। पहला तो प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए मैं लाता हूँ फिर से हाँ बैक, ये वाली बात कि ईस्ट इंडिया, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप आ जाइए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 ईस्वी में। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? किस एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आता है आपका कि बंगाल में यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1774 का किस एक्ट के तहत अगर पूछेगा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अगर इसी पूछ दिया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं
होइएगा दोनों डेट में, क्योंकि डेट अगर आपको रिमेंबर रहना शुरू हो गया तब आप बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट रूप से क्वालिफाई करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद भी है। और अगर पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद आता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना दिया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आता है कि वो प्रथम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद दूसरा चरण है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो 1773 ईस्वी के कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसके बाद 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित कर दिया, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इसमें इसके बाद इसी एक्ट के बाद पूर्णतः भारत का कंपनी का कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को हो जाता है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अपनी बातों को रखकर एकदम साधारण भाषा में, अगर आप चाहे वो बीपीएससी या कोई भी स्टेट एस्पिरेंट्स जो हैं स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर यूपीएससी या ईपीएफओ या कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, या इस बार देंगे या नेक्स्ट ईयर देंगे, तो आप अभी से हमें फॉलो करते रहें और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।